नमस्कार दोस्तों। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 7 सामाजिक विज्ञान कक्षा 6। तो अध्याय का नाम है पर्यावरणीय प्रदेश। चलो शुरू करते हैं। हमने अध्याय 2 में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा जीवमंडल के विषय में पढ़ा है। हमने यह भी जाना कि ये घटक पृथ्वी को दूसरे ग्रहों से अलग एक अनूठा ग्रह बनाते हैं। ये पृथ्वी के विविध पर्यावरण को अपने में समेटे हुए हैं। इस अध्याय में हम पृथ्वी के प्रमुख कटिबंधों एवं पर्यावरणीय प्रदेशों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करेंगे इस यूनिट में। इस अध्याय में हम पृथ्वी के प्रमुख कटिबंधों एवं पर्यावरणीय प्रदेशों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के प्रमुख कटिबंध। हमने पिछले विभिन्न अध्यायों में पढ़ा है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी के विभिन्न भागों में जलवायु को प्रभावित करती है। ये प्रभाव मूलतः पृथ्वी के आकार के कारण है। किसके आकार के कारण? ये प्रभाव मूलतः पृथ्वी के आकार के कारण है। पृथ्वी गोलाकार है और ध्रुवों पर चपटी तथा भूमध्य रेखा पर इसका उभार है। सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ती है, अतएव इसके आसपास के स्थान गर्म रहते हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती है, अतएव इसके आसपास के स्थान क्या रहते हैं? गर्म रहते हैं। ठीक है। वही ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए वहाँ ठंड अधिक पड़ती है। ठीक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ तापमान घटता रहता है, जिसे हम ताप कटिबंधों में विभक्त कर सकते हैं। किसमें विभक्त कर सकते हैं? ताप कटिबंधों में। यह विभाजन अत्यंत सरल है और मोटे तौर पर हमें पृथ्वी के विविध पर्यावरणों को समझने में सहायता करता है। पृथ्वी को कटिबंधों में बांटने का मतलब यह नहीं है कि एक कटिबंध से दूसरे कटिबंध के मध्य जलवायु और पर्यावरण एकदम से बदल जाता है। बदलाव होता है, पर धीरे धीरे। एक कटिबंध के भीतर भी जलवायु, वनस्पति और जीवन में विभिन्नताएं होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न ताप कटिबंधों की विशेषताओं के कारण पृथ्वी पर कई प्रकार के पर्यावरणीय प्रदेश पाए जाते हैं। हमें पता है कि हमारी धरती सर्वत्र एक जैसी नहीं है। कहीं ऊंची पर्वत श्रृंखला है, पठार है, तो कहीं समतल मैदान है। कहीं कल कल करती नदियां हैं, तो कहीं सूखा रेगिस्तान। कुछ स्थानों पर वर्षा अधिक होती है, तो कुछ स्थानों पर अत्यंत कम होती है। कहीं बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहाँ हल्के कपड़े पहनने पड़ते हैं। ठीक है। तो कहीं इतनी ठंड कि हम सामान्य कपड़ों में तो रह ही नहीं सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में ऊनी कपड़ों की आवश्यकता होती है। कैसे कपड़ों की? जहाँ अधिक ठंड रहती है वहाँ पे ऊनी कपड़ों की। ठीक है। अर्थात हम पृथ्वी के जिस भूभाग पर रहते हैं वह इन विविध पर्यावरणों का बस एक छोटा सा हिस्सा है। इन प्रदेशों में जीव जंतु, वनस्पतियों तथा अन्य कई तरह की विविधताएं मिलती है। इस अध्याय में हम विश्व में पाए जाने वाले विभिन्न पर्यावरणीय प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब है पर्यावरण का अर्थ। क्या होता है पर्यावरण? हमारे चारों ओर एक बहुरंगी संसार देखते हैं। क्या देखते हैं? बहुरंगी संसार। हमारे घर, स्कूल, सड़क, गांव और हमारे शहर, छोटे छोटे पौधों से बड़े बड़े पेड़ों तक विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, रंग बिरंगे पक्षी, ऊंचे ऊंचे पर्वत, रेगिस्तान, जल स्रोत, लहलहाते खेत और कल कारखाने। अतः हमें प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण ने चारों ओर से घेर रखा है। किसने घेर रखा है? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण ने चारों ओर से घेर रखा है। ठीक है। हम सब इस पर्यावरण के साथ समन्वय बनाकर जीते हैं। ये विभिन्न तत्व जिन्होंने मिलकर हमें घेर रखा है हमारा पर्यावरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हमारा पर्यावरण। विश्व के प्रमुख कटिबंध दिख रहा है यहाँ पे चित्र में। शीत कटिबंध, फिर आर्कटिक रेखा, शीतोष्ण कटिबंध, कर्क रेखा, उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा पर, उष्ण कटिबंध मकर रेखा, शीतोष्ण कटिबंध अंटार्कटिक रेखा, फिर
शीत कटिबंध। विश्व के प्रमुख कटिबंध। तापमान के आधार पर पृथ्वी के कटिबंध। अक्षांशीय स्थिति और विस्तार प्रमुख विशेषताएं। तापमान के आधार पर पृथ्वी के कटिबंध अ है उष्ण कटिबंध निम्न अक्षांशों में, और अक्षांशीय स्थिति और विस्तार में 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक उत्तरी गोलार्ध में और भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक दक्षिणी गोलार्ध में है। अक्षांशीय स्थिति का विस्तार। अक्षांशीय स्थिति और विस्तार, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी उष्ण कटिबंध की। यहाँ जलवायु वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहती है। सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत पड़ती है। मौसम में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, गर्मी और सर्दी एक जैसा ही रहता है। यहाँ भारत, श्रीलंका एवं ब्राज़ील प्रमुख देश हैं। ठीक है। और शीतोष्ण कटिबंध मध्य अक्षांशों में है। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश, कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा तक और मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा तक। ठीक है। इसका ये अक्षांशीय स्थिति और विस्तार है। ठीक है। इसके अब प्रमुख विशेषता है शीतोष्ण कटिबंध की। जलवायु सुहावनी रहती है। सूर्य कभी सिर पर नहीं रहता है। ठीक है। यहाँ ऋतुएं होती है बसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी। उत्तरी गोलार्ध में यहाँ ब्रिटेन और दक्षिणी गोलार्ध में न्यूजीलैंड प्रमुख देश हैं। ठीक है। स है शीत कटिबंध उच्च अक्षांशों में। ठीक है। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश, आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव तक और अंटार्कटिक रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक इसका विस्तार है। ठीक है। अक्षांशीय रेखा इसकी कितनी 66.5 डिग्री से 90 डिग्री और विस्तार उत्तर और दक्षिण अक्षांश। ठीक है। यहाँ सबसे ठंडे प्रदेश हैं। क्या सबसे ठंडे प्रदेश हैं? यह स्थान अधिकांशतः बर्फ से ढके रहते हैं। क्या कैसे ढके रहते हैं? बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है, इसलिए यहाँ बहुत कम लोग बसते हैं। उत्तर में यहाँ आर्कटिक प्रदेश है तथा दक्षिण में अंटार्कटिका। प्रमुख देश कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे है। ठीक है। क्या आप जानते हैं विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों ने हमें धरती को अलग अलग पर्यावरणीय प्रदेशों में बांटने में सहायता की? किसने सहायता की? विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों ने हमें धरती को अलग अलग पर्यावरणीय प्रदेशों में बांटने की सहायता की है। हर स्थान के कुछ विशिष्ट लक्षण हैं जो उस स्थान को दूसरे स्थानों की तुलना में अलग और खास बनाता है। इसे ही प्रदेश कहते हैं। पर्यावरणीय प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय प्रदेश। हम इस विशाल पृथ्वी को कुछ समानताओं के आधार पर पर्यावरण प्रदेशों में बांट सकते हैं। किस में बांट सकते हैं? पर्यावरण प्रदेशों में। समान पर्यावरणीय परिस्थितियों और कारक जैसे जलवायु, मिट्टी, वनस्पति के सम्मिलित स्वरूप से प्राकृतिक वातावरण तैयार होता है। किसके सम्मिलित स्वरूप से प्राकृतिक वातावरण तैयार होता है? पर्यावरण प्रदेश परिस्थितियों और कारक जैसे कि जलवायु, मिट्टी, वनस्पति के सम्मिलित स्वरूप से प्राकृतिक वातावरण तैयार होता है। ये तत्व एक साथ मिलकर भूभाग को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करते हैं जो बाकी भूभागों से अलग हो। अब हम पृथ्वी के अलग अलग पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उच्च भूमि। सबसे पहले क्या? उच्च भूमि। आपने पहाड़ों के बारे में तो सुना होगा। ऊंची ऊंची चोटियाँ और गहरी खाइयाँ। यहाँ वातावरण ज़्यादा गर्म नहीं होता। ज़्यादा ऊंचाई पर अगर हम जाएं तो हम बर्फ़ भी देख सकते हैं। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं तापमान गिरता जाता है, अर्थात मौसम ठंडा होता जाता है।
हमारी अधिकांश नदियाँ इन्हीं ऊंची जगहों से निकलती है। इन पहाड़ों का ढलान तीव्र होता है और नदियाँ बड़ी तेज बहती है। कहीं कहीं तो ढलान इतना सीधा होता है कि ये झरने के रूप में नीचे गिरती है। यहाँ ज़्यादा समतल जमीन नहीं है, इसलिए आप बड़े बड़े खेत नहीं देख सकते। जहाँ ढाल कम तीव्र होता है वहीं लोग अपना घर बनाते हैं। अगर खेती होती भी हो तो इन्हीं कम ढलानों को काटकर सीढ़ी नुमा खेतों में की जाती है। यहाँ यहाँ ज़्यादा फसलें नहीं होती, ज़्यादातर सब्जियाँ पैदा होती है और चाय या फलों के बागान हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक ठंड के कारण कृषि कार्य की संभावना कम ही उपलब्ध होती है। अतः कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में यहाँ के निवासी वन एवं पशुपालन से संबंधित कार्य करते हैं। किससे संबंधित कार्य करते हैं? वन और पशुपालन से संबंधित कार्य करते हैं। ठीक है। उत्तरी भारत में हिमालय पर्वत, दक्षिणी भारत में नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्वी भाग के पहाड़ी इलाके ऐसे पर्यावरण के उदाहरण हैं। हिमालय की ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत दिख रहा होगा आपको, और हिमालय की बर्फीली चोटियाँ भी दिख रही है। ठीक है। अब है निम्न भूमि। कौन सी भूमि? निम्न भूमि। ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई कम होती है उसे निम्न भूमि कहा जाता है, जो अधिकांशतः समतल मैदान होते हैं। यहाँ छोटी नदियाँ मिलती है जो मध्यम गति से बहती है, मतलब एक एवरेज गति में बहती है। यहीं बड़े बड़े लहलहाते खेत भी होते हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ इतने अधिक खेत क्यों होते हैं? यह इसलिए क्योंकि मैदान की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। कैसी होती है? मैदान की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। आप सोचेंगे मैदानों की भूमि इतनी उपजाऊ क्यों होती है? यह इसलिए क्योंकि जब नदियाँ पहाड़ों से बहकर नीचे आती है तो अपनी तीव्रता के कारण अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती है और मैदानों में जमा कर देती है। पहाड़ों से उतरती हुई नदियाँ ही धीरे धीरे मिट्टी का जमाव कर समतल मैदानों का निर्माण करती है। क्या करती है? समतल मैदानों का निर्माण। पहाड़ों से उतरती हुई जो नदियाँ होती है, नदियाँ ही धीरे धीरे मिट्टी का जमाव कर समतल मैदानों का निर्माण कर देती है, यानी सपाट मैदान। उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ का जनजीवन कृषि पर आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है? कृषि पर। ठीक है। यहाँ जनसंख्या सघन होती है। इसका उदाहरण हमारे देश में गंगा यमुना के मैदान हैं। तीसरा है आर्द्र तथा शुष्क प्रदेश। धरातलीय विभिन्नताओं के कारण हमारे पर्यावरण में विभिन्नता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? विभिन्नता। जलवायु भी पृथ्वी के पर्यावरण को विविध बनाती है। क्या बनाती है? विविध। जैसे कि ऐसे स्थान जहाँ खूब वर्षा होती है और घने जंगल होते हैं, वहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे अमेजन के वर्षा वन। यहाँ जलवायु में उमस होती है। कुछ स्थान दलदली भी होते हैं। उसी प्रकार ऐसे स्थान भी है जहाँ वर्षा कम होती है और मौसम भी अत्यंत शुष्क होता है। यहाँ सदावाहिनी नदियाँ नहीं बहती और वनस्पति साल भर हरी भरी नहीं रहती। सामान्यतः इन्हें मरुस्थलीय क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र। आर्द्र क्षेत्र और शुष्क क्षेत्र। आर्द्र में देखो हरा भरा है और शुष्क में हरा भरा इतना नहीं है, मतलब। वन प्रदेश। चौथा क्या है? वन प्रदेश। किसी विशेष भौगोलिक परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, झाड़ियों एवं घासों को सम्मिलित रूप से वहाँ की वनस्पति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वहाँ की वनस्पति। जबकि पेड़ पौधों एवं झाड़ियों से ढके हुए विस्तृत भूभाग को क्या कहा जाता है? वन क्षेत्र कहा जाता है।
कभी आपने वन क्षेत्र देखे हैं? देखे या नहीं देखे? देखे तो होंगे। वन क्षेत्र में क्या होता है? पेड़ों के झुरमुट, जानवर, कीट पतंगे आदि। वन सिर्फ एक तरह के नहीं होते, अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। कहीं घने सदाबहार वन है, तो कहीं ऐसे भी वन है जहाँ पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ सिर्फ जानवर रहते हैं, यहाँ पर कई मानव समूह भी रहते हैं, इन्हें जनजाति कहा जाता है। पर यह बहुत दुख का विषय है कि हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इन जंगलों को काटते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि ये जंगल न सिर्फ हमारी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर वातावरण को साफ कर रखते हैं, बल्कि ये इन आदिवासी जनजातियों के आवास भी है। भूमध्य रेखीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणी अमेरिका में वन्य क्षेत्र आज भी कायम है। आओ करके देखें, अपने आसपास में पाए जाने वाले वृक्षों की सूची बनाइए और उनसे हमें क्या क्या लाभ है लिखिए। ठीक है। अब पांचवा है घास के मैदान। क्या है? घास के मैदान। पृथ्वी पर ऐसे स्थान भी है जहाँ वर्षा तो इतनी अधिक नहीं होती कि घने वन पनप सके, पर इतनी कम भी नहीं कि वहाँ सूखे मरुस्थल हो। ऐसे स्थानों पर दूर दूर तक घास ही घास नजर आती है। क्या नजर आती है? घास ही घास। कहीं कहीं ये हमारे घुटनों तक, तो कहीं ये सिर्फ एड़ियों तक ऊंची होती है। इन फैले घास के मैदानों को चारागाहों के रूप में उपयोग में लाया जाता है। चारागाह ऐसे स्थान है जहाँ भेड़, बकरियाँ, गाय आदि पशु चराए जाते हैं। ये विस्तृत चारागाह और घास के मैदान अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय भूभागों में पाए जाते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी में ऊंची ऊंची घास होती है। यूरोप एवं एशिया के स्टेपी मैदानों में छोटी घास पाई जाती है। कैसी घास पाई जाती है? छोटी घास। ठीक है। अब है छठा है मरुस्थल। मरु प्रदेश। आपको पता है राजस्थान को धरती धोरारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धरती धोरारी भी कहते हैं, अर्थात रेतीला मैदान जहाँ वर्षा इतनी कम होती है कि वर्षा के भरोसे तो खेती की ही नहीं जा सकती। यहाँ हरी भरी वनस्पति तो नहीं है, मगर रोहिड़ा और खेजड़ी के पेड़ जरूर हैं। इन पेड़ों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। आपने कभी सोचा है कि हमारे थार में जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, पौधे हैं, उनमें इतने कांटे क्यों होते हैं? ये कांटे नहीं हैं, पर एक प्रक्रिया है जहाँ पानी की कमी के कारण पत्ते अपने आप को पर्यावरण के अनुरूप डाल देते हैं। यहाँ खेती की संभावना कम ही है, इसलिए यहाँ के निवासी अपना जीविकोपार्जन पशुपालन से करते हैं। किससे करते हैं? पशुपालन से करते हैं। चित्र दिख रहा होगा, ऊँट है, इसमें मरुस्थल में रेतीली मिट्टी। ठीक है। हर मरुस्थल थार की तरह नहीं होता। थार एक गर्म मरुस्थल है, मगर पृथ्वी पर ऐसे मरुस्थल भी है जहाँ बहुत ठंड होती है। थार का मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है ना। मगर पृथ्वी पर ऐसे मरुस्थल भी है जहाँ बहुत ठंड होती है और वहाँ बर्फ जमी रहती है, जैसे कि लद्दाख। यहाँ भी लोग पशुपालन ही करते हैं। यहाँ गाय और भैंस नहीं होती, बल्कि याक होता है। इसके लंबे बाल उसे ठंड से बचाते हैं। अब है सातवां है ध्रुवीय प्रदेश। ग्लोब के दोनों छोरों को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव, जो 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक सागर है तथा दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप है। क्या है? दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप है। यह दोनों अंचल सूर्य ताप की कमी के कारण सदैव बर्फ से ढके रहते हैं।
इस कारण यहाँ पर वनस्पति का अभाव रहता है। इन कठिन परिस्थितियों में भी यहाँ लोग रहते हैं जिन्हें एस्किमो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पता है, यहाँ ये बर्फ़ के बनाए छोटे छोटे घरों में रहते हैं। किस में रहते हैं? बर्फ़ के बनाए छोटे छोटे घरों में रहते हैं, जो अंदर से गर्म रहते हैं। इन्हें इग्लू के नाम से जाना जाता है। यहाँ लोग मछली पकड़ते हैं। यहाँ सील, वालरस और ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। दिख रहा है इग्लू, बर्फ का घर, इग्लू क्या कहते हैं? इग्लू। और बर्फ से ढके वृक्ष। आपने देखा कि प्रत्येक स्थान के अपने विशिष्ट लक्षण हैं जो पर्यावरणीय प्रदेश बनाते हैं। हर स्थान पर भिन्न भिन्न वन्यजीव और वनस्पति है। आज विश्व में हो रहे प्रदूषण और वनों का हास्य हमारी प्राकृतिक धरोहर को नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण दुनिया के कई प्रदेश पर्यावरणीय तनाव से लगातार ग्रसित है। किससे लगातार ग्रसित है? पर्यावरणीय तनाव से। बहुत प्रदूषण हो रहा है वगैरह, इससे दुनिया के कई प्रदेश पर्यावरणीय तनाव यानी कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से लगातार ग्रसित है। वहाँ के निवासी अपनी आजीविका के साधनों से वंचित हो रहे हैं। हमें सदैव प्रयत्न करना चाहिए कि हम हमारे पर्यावरण की रक्षा करें ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इनका लाभ उठा सकें। आओ करके देखें। अध्याय में बताए गए पर्यावरणों में से आप किस पर्यावरणीय परिवेश में आते हैं, पता लगाइए। हमारे आसपास के पर्यावरण का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। ठीक है। मनुष्य वनों की कटाई क्यों करता है? वनों की अंधाधुंध कटाई से हमारे पर्यावरण में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, चर्चा कीजिए। इस प्रकार से हमारा यह पार्ट तो कंप्लीट होता है और शब्दावली पढ़ते हैं अब हम। ग्लोसरी। कटिबंध, दो अक्षांशों के बीच विशेष परिस्थितियों का क्षेत्र क्या है? कटिबंध। स्टेपी, यूरोप एवं एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान क्या है? स्टेपी। धोरे, धोरे किसे कहते हैं? रेत के टीले को धोरे कहते हैं। ठीक है। एस्किमो, एस्किमो किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? एस्किमो। इग्लू, एस्किमो लोगों का बर्फ का घर। एस्किमो लोगों का क्या? बर्फ का घर क्या कहलाता है? इग्लू। अब अभ्यास प्रश्न, सही विकल्प को चुनिए। प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, क्या स्थित है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर? आर्कटिक महासागर। ठीक है। नीचे दिए गए कटिबंधों को उनकी अक्षांशीय स्थिति के आधार पर सुमेलित कीजिए। इसमें कटिबंध और अक्षांशीय स्थिति है तो उसके अनुसार सुमेलित करना है, यानी मिलान करना है। ठीक है। उष्ण कटिबंध का हो जाएगा 0 से 23.5 डिग्री। 0 से कितना हो जाएगा? 23.5 डिग्री। ठीक है। इसके बाद शीत कटिबंध है। शीत कटिबंध का हो जाएगा 66.5 से 90 डिग्री। और शीतोष्ण कटिबंध है, इसका क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री। ठीक है। उष्ण कटिबंध में गर्मी बहुत रहती है और शीत कटिबंध में ठंड बहुत रहती है। ठीक है। और शीतोष्ण कटिबंध में मतलब ठंड रहती है लेकिन मीडियम साइज रहती है, ज़्यादा नहीं रहती मतलब शीत कटिबंध से थोड़ी कम रहती है। अब तीसरा प्रश्न, वन क्षेत्र एवं घास के मैदानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी विशेष भौगोलिक प्रदेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधों, झाड़ियों एवं घासों को सम्मिलित रूप से वहाँ की वनस्पति कहा जाता है, जबकि पेड़ पौधों एवं झाड़ियों से ढके हुए विस्तृत भूभाग को क्या कहा जाता है? वन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। और घास के मैदान, पृथ्वी पर ऐसे स्थान भी है जहाँ वर्षा तो इतनी अधिक नहीं होती कि घने वन पनप सके, पर इतनी कम भी नहीं कि वहाँ सूखे मरुस्थल हो। ऐसे स्थानों पर दूर दूर तक घास ही घास नजर आती है। कहीं कहीं ये हमारे घुटनों तक तो कहीं ये सिर्फ एड़ियों तक होती है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? घास के मैदान कहा जाता है। ठीक है।
अब प्रश्न 4 है, पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा जाता है, उनकी प्रमुख विशेषता बताइए। इसका आंसर ये रहा, पृथ्वी को 3 कटिबंधों के आधार पर बांटा गया है। तापमान, पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है? 3। ये पहला है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और शीत कटिबंध, ठीक है। तापमान के आधार पर पृथ्वी के ये कटिबंध है, पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण और तीसरा शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध की विशेषता है ये इसका विस्तार है, ठीक है। और प्रमुख विशेषता है क्या इसकी? यहाँ जलवायु वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहती है। सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत पड़ती है। मौसम में ज़्यादा परिवर्तन और सर्दी एक जैसा ही रहता है, ठीक है। यहाँ भारत, श्रीलंका एवं ब्राज़ील प्रमुख देश है, ठीक है। और शीतोष्ण कटिबंध में 23.5 डिग्री इसका ये अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय स्थिति 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर इनका विस्तार है, ठीक है। कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा तक और मकर रेखा से आर्कटिक रेखा तक, ठीक है। और इसकी विशेषता है जलवायु सुहावनी रहती है। सूर्य कभी सिर पर नहीं रहता। यहाँ ऋतुएं होती है, बसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी ये तीनों ऋतु होते हैं, ठीक है। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में यहाँ ब्रिटेन और दक्षिणी गोलार्ध में न्यूजीलैंड प्रमुख देश है, ठीक है। और तीसरा है शीत कटिबंध, उच्च अक्षांश में 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक है इनका ये अक्षांश, ठीक है। और उत्तर और दक्षिण अक्षांश में ये इनका विस्तार है, ठीक है। यहाँ सबसे ठंडे प्रदेश हैं। यहाँ स्थान अधिकांश बर्फ से ढके रहते हैं। इनकी विशेषता क्या है? ये प्रदेश है जो कि ज़्यादातर ठंडे रहते हैं। और यहाँ यह स्थान अधिकांश बर्फ से ढके रहते हैं। किससे ढके रहते हैं? बर्फ से। यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है, इसलिए यहाँ बहुत कम लोग बसते हैं। उत्तर में यहाँ आर्कटिक प्रदेश है तथा दक्षिण में अंटार्कटिका। प्रमुख देश कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे है, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 5वां है, उष्णकटिबंधीय और शीत कटिबंधीय क्षेत्रों के पर्यावरण में क्या अंतर रहता है? देख लिया था कि पर्यावरण पर क्या असर रहता है। देखो, यहाँ तो जलवायु क्या आती है, उष्णकटिबंधीय में बहुत ही आर्द्र रहती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म, मतलब जलवायु यहाँ पे गर्म भी रहती है और आर्द्र ठंडी भी रहती है, ठीक है। सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत पड़ती है, ठीक है। और मौसम में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, गर्मी सर्दी और एक जैसा ही रहता है, ठीक है। यह इसमें स्थान भारत और श्रीलंका एवं ब्राज़ील ये प्रमुख देश है। और शीत कटिबंध में ठंड बहुत रहती है। यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। इसमें ये प्रमुख प्रदेश आर्कटिक प्रदेश है। उत्तर में आर्कटिक प्रदेश है तथा दक्षिण में अंटार्कटिका। प्रमुख देश कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे है। ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं, ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 6 है, मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं, उनकी तुलना कीजिए। अब है मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल तो सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि रेगिस्तान में तो अपने राजस्थान के अंदर है, रेगिस्तान का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, ठीक है, रेगिस्तान में। और मरुस्थल जो कि गर्म नहीं होता है, ठंडा भी नहीं होता है। मरुस्थल 2 प्रकार के जैसे होते हैं, जैसे कि गर्म मरुस्थल और ठंडा मरुस्थल। मरुस्थल में रेतीली मिट्टी होती है, ठीक है। हर मरुस्थल थार का मरुस्थल नहीं होता, ठीक है। थार एक गर्म मरुस्थल है, मगर पृथ्वी पर ऐसे मरुस्थल भी है जहाँ बहुत ठंड होती है और वहाँ बर्फ़ जमी रहती है, जैसे कि लद्दाख है। यहाँ भी लोग पशुपालन ही करते हैं। यहाँ पर गाय और भैंस नहीं होती, बल्कि याक होता है। और थार के मरुस्थल में क्या होता है कि यहाँ पे क्या करते हैं, लोग गाय भैंस पालते हैं, ठीक है। प्रमुख आजीविका क्या है? गाय भैंस पालते हैं। और लद्दाख में क्या करते हैं कि लोग क्या पालते हैं? याक पालते हैं, क्योंकि इसके बाल लंबे बाल होते हैं, जिससे जो इसे क्या करते हैं, ठंड से बचाते हैं, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 7वां है, राजस्थान को धरती धोरारी क्यों कहा जाता है?
राजस्थान को धरती धुरारी क्यों कहा जाता है? राजस्थान को धरती धुरारी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे या अर्थात रेतीला मैदान है जहाँ वर्षा इतनी कम होती है कि वर्षा के भरोसे तो खेती की ही नहीं जा सकती। यहाँ हरी भरी वनस्पति तो नहीं है मगर रोईड़ा और खेजड़ी के पेड़ जरूर है। धरती धुरारी कहा जाता है, रेतीला मैदान है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से राजस्थान को या धरती धुरारी कहा जाता है। यहाँ पे हरी हरी वनस्पति तो नहीं है मगर रोईड़ा और खेजड़ी के पेड़ है जरूर है। इन पेड़ों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। आपने कभी सोचा है कि तमेधार में छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं पौधे के गाड़ते हैं। इस प्रकार से ये राजस्थान को धरती धुरारी कहा जाता है। मरुस्थल में है राजस्थान, ये धरती धुरारी कहा जाता है। राजस्थान में मरुस्थल है इसलिए, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 8वां है, मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पति को उदाहरण देकर समझिए। मरुस्थलीय प्रदेशों में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रदेशों में मरुस्थलीय प्रदेश, हाँ, इसमें वनस्पति हरी भरी वनस्पति तो नहीं मगर रोईड़ा और खेजड़ी के पेड़ जरूर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पेड़ रोईड़ा और खेजड़ी के। इन पेड़ों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। आपने कभी हमने सोचा कि हमें धार के जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, पौधे हैं, इनमें इतने कांटे क्यों होते हैं? ये कांटे नहीं है पर एक प्रक्रिया है जहाँ पानी की कमी के कारण पत्ते अपने आप को पर्यावरण के अनुरूप डाल देते हैं। यहाँ खेती की संभावना कम है और कम ही है, इसलिए यहाँ के निवासी अपना जीविकोपार्जन पशुपालन से करते हैं। किससे करते हैं? पशुपालन से। हर मरुस्थल थार का मरुस्थल भी नहीं होता है, ठीक है। थार एक क्या है? गर्म मरुस्थल है, मगर पृथ्वी पर ऐसे मरुस्थल भी है जहाँ ठंडे है पाया जाता है, ठीक है। ध्रुवीय प्रदेश, इस प्रकार से ये प्रश्न 8वां मरुस्थल प्रदेश में पाए जाने वाले हो गया। इस प्रकार से हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बताएं। जय हिंद, जय भारत।